में आप सभी का स्वागत है। एक्सपायरी से पहले और आरबीआई की एमपीसी के आउटकम के दिन भारतीय बाजारों में बढ़िया तेजी का दिन आज भी जारी रहा। कल की जोरदार तेजी और आज भी मार्केट में एक बढ़िया मूव देखने को मिला। करीब करीब 1900 अंकों की तेजी महज 2 सत्रों में सेंसेक्स के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा निफ्टी भी करीब 550 रफली 560 अंकों के आसपास की तेजी वहां पर भी 2 सत्रों के अंदर देखने को मिली। बैंक निफ्टी 1550 अंक सिर्फ 2 सत्रों में ही चले और उसके अलावा मिड कैप इंडेक्स भी करीब करीब 900 अंकों की तेजी बीते 2 सत्रों में दिखा चुका है। तो एक शानदार तेजी, जिस तेजी के मद्देनजर मार्केट ने फिर एक शॉर्ट कवरिंग और शॉर्ट कवरिंग बाजार को लगातार 2 दिन से ड्राइव कर रही है। पहले 17,000 के लेवल्स को पार करना निफ्टी का, उसके बाद 17,200 और 17,400 के ऊपर आज क्लोजिंग आते हुए दिखाई पड़ी। अक्रॉस द बोर्ड बाइंग थी, इंटरेस्ट सेंसिटिव स्पेस तेज था। ऑटो आज का स्टार था, इसमें से भी मारुति आज बढ़िया तेजी में रहा। बजाज फाइनेंस, एनबीएफसी, एम&एम फाइनेंशियल, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर खरीदारी देखने को मिली। बैंक्स में आईसीआईसीआई बैंक जैसे नाम जो कि प्रोमिनेंटली आज लीड करते हुए दिखाई पड़े और एक अच्छी तेजी वहां पर बनी। इसके अलावा फार्मा में बायोकॉन जैसे नाम, औरोबिंदो जैसे नाम जहां पर आज वापस खरीदारी लौटते हुए दिखाई पड़ी। तो ओवरऑल स्पेस में बज आ रहा। बहुत सारे मिड कैप स्टॉक तेजी में आए, कई जगहों पे शॉर्ट कवरिंग का ट्रिगर बना। रफली 175 ऐसे फ्यूचर रहे जो कि तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़े और एक ब्रॉडर बेस्ड बाइंग मार्केट्स के अंदर आज बनते हुए दिखाई पड़े। तो बढ़िया मूड माहौल सुधरा और 2 दिनों में ही सेंटिमेंट इंप्रूव होकर मार्केट्स तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इनफैक्ट एक समय तो आज 17,450 के ऊपर भी निफ्टी मूव करता हुआ दिखाई पड़ा था। तो बढ़िया मूव मार्केट्स के अंदर जो कि बना हुआ है, तेजी जारी है। मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर मोमेंटम अभी भी बना हुआ है। चलिए, आज क्योंकि थोड़ा लेट शुरू हुए हैं इसलिए समय का भाव या समय को वेस्ट किए बिना सीधे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला नाम और सवाल आइडिया के ऊपर है, नीरज जी का। नीरज जी ने पूछा है 5,000 शेयर हैं 16 रुपए के दाम पर, शॉर्ट टर्म। सॉरी नीरज जी, मैं शॉर्ट टर्म मार्केट को ट्रैक नहीं करता। लॉन्ग टर्म के लिए सिचुएशन सही नहीं है। जब तक वो नंबर्स इंप्रूव नहीं होंगे तब तक आप कन्विंसिंगली इसके अंदर बाय नहीं कर सकते। शॉर्ट टर्म के लिए तो ये मोमेंटम बेस्ड कॉल है, तो आप किसी टेक्निकल या मोमेंटम वाले जानकार से बातचीत करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। वर्लपूल गोइंग डाउन एंड डाउन आफ्टर एंट्री इन एफ&ओ। नितिन साहब, 2 चीज़ें हैं इसमें। आज वैसे तो एक ब्रोकर हाउस की रिपोर्ट थी जिसके पास में एक तेज़ बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी थी। उसका करीब 8-9% तक टूटा था, लेकिन आखिरी तक आते आते 5-6% बिकवाली थी। दूसरा एफ&ओ में ऑब्वियस ही बात है, आने की वजह यही होती है। एफ&ओ में आने के बाद किसी को भी शॉर्ट कर सकते हैं, किसी भी फ्यूचर या किसी भी स्टॉक को। कोई स्टॉक फ्यूचर में नहीं है तो आप उसे शॉर्ट नहीं कर सकते हैं। आप उसे इंट्राडे के लिए खाली शॉर्ट करेंगे और क्या आपको एंड ऑफ द डे उसे कवर करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे डी मार्ट अभी तक एफ&ओ में नहीं आया है, लेकिन उसको आप शॉर्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन कोई भी शेयर जिसको आप एफ&ओ में शामिल कर लेते हैं तो वहाँ शॉर्टिंग पॉसिबल हो जाती है। इसीलिए आज वर्लपूल में इतनी तेज़ बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। नेवरदलेस ये कंपनी अच्छी है, मल्टीनेशनल जाइंट है, यूएस की बढ़िया कंपनी है। आप समय देंगे तो पैसा ज़रूर बना के देगी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ने बनाया भी है। तो आप टाइम दीजिए, आराम से खरीदारी करिए, नीचे वेट करिए, हॉराइजन बड़ा रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स के बाद इसमें थोड़ी सी बिकवाली ज़रूर देखने को मिली है। ओके, आगे बढ़ते हैं। और इतने सारे सवालों में मिस हो रहा है मुझसे। पेटीएम के 100 शेयर 1580, लॉन्ग टर्म व्यू। नीरज साहब, एक ही चीज़ है कि मतलब मैं गलत होऊंगा, पूरी तरह से मैं अपने आप को गलत मानता हूँ इसमें, लेकिन कोई भी कंपनी जिसके साथ प्रॉफिट्स अभी तक अटैच नहीं है उसके अंदर आप इतना लंबा बेट नहीं कर सकते हैं। ये कंपनी प्रॉफिट कमा रही होती तो सिचुएशन कुछ और होती, लेकिन जब प्रॉफिट नहीं है तो डेट कैसे चुकाएगी, डिविडेंड कैसे भरेगी, आगे का ग्रोथ प्लान क्या होगा, अगर 10 साल में कंपनी कहाँ खड़ी होने वाली है, कुछ भी आप इसके बारे में अगर कह सकते हैं तो नंबर देख के ही कहेंगे, और नंबर दिख नहीं रहे, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल होता है समझना। नेवरदलेस आप आईपीओ के अलॉटमेंट की बात शायद आपने खरीदारी की है, तेज़ी मिले, मोमेंटम का इस्तेमाल करके निकल जाए, और अगर नंबर देने के बाद ये 2400 रुपये भी हो, 2500 रुपये भी हो, तो भी आपको क्लियर पता चल जाए कि इतनी ईपीएस आ रही है, 10 साल में इतनी ईपीएस बन जाएगी, इतना शेयर का दाम होना चाहिए, तो आप उसको आराम से उसके हिसाब से एंटर कर सकते हैं। आप किसी भी शेयर के दाम को तभी फॉलो करते हैं जब उसमें प्रॉफिटेबिलिटी पहले मिलती है। पहले प्रॉफिट देखेंगे, फिर आप शेयर का दाम बढ़ता देखेंगे। जो शेयर का दाम पहले चले जाते हैं आगे और उनमें प्रॉफिट नहीं आता, वापस नीचे आते हैं, तो अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट होने दीजिए। अभी तो बहुत समय बाकी है, अभी पहला क्वार्टर के नंबर आया है, 4-5 क्वार्टर के नंबर आएंगे, सिचुएशन अपने आप ही क्लियर हो जाएगी। ओके, टाटा केमिकल वर्सेस आरती इंडस्ट्रीज वर्सेस एसआरएफ, लॉन्ग टर्म। ऑर्डर वाइज टाटा केमिकल, आरती एंड एसआरएफ, तीनों कंपनियां अपने अपने क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसआरएफ में क्योंकि ऑलरेडी एक स्प्लिट से पहले की तेज़ी आ चुकी है, इसलिए ईज आउट हो रहा है। आरती बायबैक प्राइस के नीचे आया था बीच में, अभी मैंने देखा नहीं बहुत दिन से क्या प्राइस है, लेकिन उससे बायबैक प्राइस के नीचे था, तो वो एक अच्छे बाइंग लेवल थे।
और तीसरा टाटा केमिकल तो ऑब्वियसली बात है ही, टाटा ग्रुप की अग्रणी कंपनी, ईज आउट हो रहा है, होने दीजिए। तो टाटा और आरती को पहली प्रेफरेंस में रखिएगा और एसआरएफ को पीछे की प्रेफरेंस में रखिएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, एसबीआई ब्रेकआउट, अमोल साहब ये ब्रेकआउट टर्म तकनीकी जानकारों के लिए ज़्यादा बेटर है और छोटी अवधि के लिए ज़्यादा प्ले ऑफ करते हैं। लंबी अवधि के लिए एसबीआई के लिए 2 ही 3 चीज़ों का ध्यान रखिए। देश का सबसे बड़ा बैंक, वैल्यू बहुत, सब्सिडरीज की वैल्यू को अटैच करने के बाद एसओटीवी वैल्यू से बोलते हैं आप, वो बहुत, और साथ ही साथ ऑब्वियसली आते हैं बैंकिंग का टेल विंड। इंटरेस्ट सिनेरियो वही है, एसेट क्वालिटी को लेकर अब तक कोई कंसर्न एज ऑफ नाउ नहीं मिला, रिकवरी ठीक है। तो ये सब चीज़ें एसेट क्वालिटी को और बेटर करते हैं। तो अदरवाइज आप बने रहें, लेकिन हाँ ब्रेकआउट के तौर पर आप किसी जानकार से पूछ लें, वो छोटी अवधि में आपको ज़्यादा बेहतर समझा पाएगा। ओके, लॉन्ग टर्म व्यू आईडीएफसी फर्स्ट। लक्ष्मण साहब, इस पे बहुत डिबेट कई बार हुई है, मेरे ऑफिस में भी हुई है और अदरवाइज भी हुई है कि आईडीएफसी फर्स्ट क्या अगला एचडीएफसी बैंक बनेगा, ये बहुत लोग बोलते भी हैं। थोड़ा सा मैं इस पर डिफ़र करूँगा कि एचडीएफसी बैंक जब 1993 में लिस्ट हुआ था तब भी उसने अपने आप को बता ही दिया था कि वो क्यों एचडीएफसी बैंक है। पूरे जो माल्या क्राइसिस था उसमें एचडीएफसी बैंक का 1 रुपये का भी एक्सपोजर नहीं था। इसीलिए नहीं था क्योंकि वो एचडीएफसी बैंक था। और अभी भी आईडीएफसी फर्स्ट का बहुत सारे बैंकों में, बहुत सारे टेलीकॉम में, बहुत सारी चीज़ों में एक्सपोजर बढ़ा है। तो कॉर्पोरेट लोन बुक किस तरह की है, एसेट क्वालिटी कैसी मेंटेन करती है, लोन ग्रोथ कितनी दिखती है, आप पिछले 10-1 साल पहले से क्या एचडीएफसी बैंक से कंपेयर कर लीजिए, अपने आप को समझ में आ जाएगा कि इसमें वो ग्रोथ है कि नहीं। और सबसे बड़ा इशू कि आईडीएफसी फर्स्ट की इक्विटी साइज़ बहुत बड़ा है जो एचडीएफसी बैंक का नहीं था। तो ये एक वजह हो सकती है, इसीलिए मोमेंटम मिल रहा है, आप निकल जाएँ वो ज़्यादा बेटर है। लीडर के साथ रहें, स्पेशली बैंकिंग में, तो क्योंकि बैंकिंग में आपको खुद को नहीं पता होता कि बुक्स के अंदर क्या चल रहा है। तो जब तक सिचुएशन क्लियर ना हो, बाकी को तो प्रोडक्ट बिकते हैं, आपको समझ में आता है, हीरो की बाइक बिक रही है, बजाज की बाइक बिक रही है, मारुति की गाड़ी बिक रही है, कोलगेट का पेस्ट बिक रहा है, एचयूएल के सामान बिक रहा है। लेकिन बैंक्स में आप कैसे प्रूफ करेंगे कि किसको ने कितना लोन किसको दिया है, उसके लोन्स बिक रहे हैं नहीं बिक रहे हैं, उगाही हो रही है नहीं हो रही है, किस सेक्टर में कहाँ एक्सपोजर है, कितना रिकवरी वहाँ से आ रही है नहीं आ रही है। तो इसको समझने के लिए बेस्ट लीडर में रहिए, जहाँ पर आपको रिस्क कम ही होता, थोड़ा ऊपर नीचे होगा लेकिन एटलीस्ट उनको अपनी बुक्स पता है कैसे मेंटेन करनी है, वो कर लेंगे मैनेज। ओके, आगे बढ़ते हैं। और आईएक्स, हिंडाल्को, अदानी पावर, न्यू बाइंग करनी है तो क्या करूं? अवॉइड करें सर तीनों को ही, आईएक्स को भी, हिंडाल्को को भी, अदानी पावर को भी। हिंडाल्को इनमें सबसे बेटर प्लेस्ड है, लेकिन बाकी दोनों को तो बिल्कुल ही अभी अवॉइड करिए, क्योंकि एक ऑलरेडी बहुत तेज़ चल चुका है अदानी पावर, और आईएक्स बहुत बड़ी तेज़ी के बाद ईज आउट हो रहा है। तो अभी होने दीजिए, ये थोड़ा बहुत मोमेंटम के लिए आप खेलना चाहते हो तो बात अलग है, लेकिन लंबी अवधि के लिए इनमें से सबसे बेटर प्लेस हिंडाल्को ही है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। पॉलीप्लेक्स, हाँ ये जैन साहब, आज इसमें कुछ खबर चल रही थी, वो बोपेट जो होता है, BOPET, उसके दाम बढ़े हुए हैं, 11% या 12% के आसपास बढ़े हैं, जिसके ऊपर ये सब बात हो रही थी कि एक तेज़ी देखने को मिल सकती है BEPL में, जिंदल पॉली में, और बाकी सारी ये पॉली इथाइलिन पॉलीऑल वाली कंपनीज होती हैं उनके अंदर। तो उसके चलते इसमें कुछ मूव आ रहा है। वैसे वैल्यू ठीक है, कुछ स्टेक बाय की भी खबर है कि ये कुछ खरीद सकता है किसी बड़ी कंपनी को, तो बने रहिए, वैल्यू ठीक है, नंबर्स का वेट कर लीजिए, अगर तेज़ी मिलती है तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे कॉल ले सकते हैं, लेकिन ये मीडियम टर्म के लिहाज से रखिएगा। लंबी अवधि के लिए नंबर्स को रिव्यू करने के बाद कॉल रखिएगा। वैसे ये पूरे सेक्टर में सबसे सस्ते स्टॉक में है EPL के बाद, EPL SL प्रोपेक, उसके बाद सबसे सस्ते स्पेस में कामकाज कर रहा है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और सेल 143 रुपये बाय किया हुआ है, एवरेज कर लूँ, 6 महीने रुक सकता हूँ। विनीत जी, सेल में कल एक जानकार ने रुकने की सलाह दी थी किसी ने, मेरे ख्याल से आशीष थे हमारे साथ, उन्होंने इसमें रुकने की बात की। उन्होंने नाल्को में तेज़ी बोली थी, 95 रुपये था नाल्को 105-110 के टारगेट्स के लिए, लेकिन सेल को अवॉइड करने की राय दी थी। तो सेल को अभी आप भी अवॉइड करें, नीचे मिल जाए तो थोड़ा थोड़ा आप ज़रूर ऐड कर सकते हो, ये आपका टाइम फ्रेम ठीक है, लेकिन अभी बाज़ार का जो हीटअप हुआ है 2 दिन का, इसको मत आप बेटे दिए कि बाज़ार ने एकदम से झटके के बाद ऊपर की तरफ तेज़ी ली है, तो वो तेज़ी में बहुत लोगों को कुछ मिला नहीं है, सिर्फ शॉर्ट कवरिंग ही दिख रही है। तो बेटर यही है कि थोड़ा और सिचुएशन को क्लियर होने दीजिए, डस्ट सेटल हो जाए, फिर आप कॉल लीजिएगा। अच्छा, एक और सवाल ले लेता हूँ, वो होगा लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा शेयर लेना चाहिए? नीरज साहब, अगर कुछ दिन पहले TCS था, अभी पीडीलाइट, एशियन पेंट दिख रहे हैं, HDFC बैंक था कुछ दिन पहले, ICICI बैंक था कुछ दिन पहले, जो कि सही लग रहे थे,
ये फ्रंट लाइन के हैं। मिड कैप में IBDL थोड़ा और नीचे आ जाए, डिशमेंट थोड़ा और नीचे आ जाए, ले सकते हैं। टाटा कम्युनिकेशन वापस चलने लग गया, थोड़ा नीचे आ जाए तो वापस ले सकते हैं। इस तरह की कंपनियों को आप तलाशते रहिए, मतलब मौके मिलते रहते हैं अलग अलग शेयरों के। कुछ दिन पहले JK सीमेंट ही नीचे दिख रहा था। तो लाइक वाइज आपको किस सेक्टर में जाना है, आप अपना चुनाव करें और उसके हिसाब से अच्छी कंपनियों को देख लें जो 30% नीचे आती जाए अपने हाइस से। बढ़िया कंपनियां जिनके नंबर अच्छे हों उनको आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक और सवाल में, देवयानी इंटरनेशनल टुडे अप 10%। मिश्रा साहब आज, हाँ ये बात सही है, आज जोमेटो भी तेज था, करीब 5-5.5% तो वो भी तेज था। तो पूरे QSR स्पेस में बाइंग थी, डेल्टा कॉप, इंडियन होटल, ये देवयानी, जोमेटो, सब में मूव था। तो ये शायद वो अनलॉक नहीं होगा, इस उम्मीदों में वापस स्टीम पकड़ना शुरू हो गए। लेकिन हैविंग सेड दैट, नंबर्स के लिहाज से आप पहले तो परख लें, ये छोटे मोटे मोमेंटम में मत पड़ें, नंबर्स के साथ परख लें, उसके बाद आप कॉल लें कि अगला जुबिलेंट बनेगा कि नहीं बनेगा। वो 2-3 चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए अब इतने सवालों को मैं ले सकता हूँ आज, क्योंकि आज समय का थोड़ा अभाव भी है। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, उसके लिए ही माफ़ी। कल हम आपसे नहीं मिल पाए थे, कुछ टेक्निकल स्नैक था। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का जिन्होंने हमारे साथ जुड़े और सवाल पूछे। आपसे फिर मुलाकात होगी कल एक्सपायरी के दिन। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। @Sumit Research मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।